हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पर आपको डेली टीजीटी पीएचडी एंड पीआरटी की जो कॉमन पेपर का सब्जेक्ट है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल हिंदी चल रही है, जैसे ही हिंदी कंप्लीट होगा वैसे हम सीबीटी, पेडागोजी एंड करंट अफेयर्स पर आ जाएंगे और आपका ईवीएस का पार्ट भी इसमें कवर कराएंगे। धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट आपका कवर कराएंगे। तो फिलहाल तो अभी हिंदी कर रहे हैं। हमने फर्स्ट क्लास में जो हिंदी देखा तो उसमें हिंदी भाषा के बारे में समझा था, कितनी प्रकार की होती हैं, हमारे संविधान में हिंदी का क्या स्थान है और कितने लोग हिंदी की मातृभाषा है, कितने वक्ता हैं, इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि और एंड ग्रामर हिंदी, ये सब हम फर्स्ट वाले क्लास में एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। देन देखिए, फिर हमने सीखा था कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, फिर हमने भाषा की थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी, फिर देखा था वर्ण क्या होते हैं, फिर वर्ण की डेफिनेशन देखी थी, फिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर, अनुस्वर, व्यंजन और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। एंड हमने फिर हिंदी वर्णमाला सीखा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने 52 वर्ण होते हैं। ये सब पूरा डिटेल में हम आपको यहाँ पास सिखा चुके थे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी 3 भेद बताए थे मैंने। फिर समृद्ध, विवृत ये बताए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे शब्द से स्टार्ट करेंगे। आज हमारे हिंदी का सेकंड क्लास है और आज हम स्टार्ट करेंगे शब्द से। ऊपर फर्स्ट वाले क्लास में हम पूरा वर्ण के बारे में जान चुके हैं, भाषा क्या होता है, भाषा कितने प्रकार होते हैं, ये सब जानने के बाद हम वर्ण पर आए थे। फिर वर्ण के बाद वर्णमाला पे आए थे। अब देन वर्णमाला के बाद हम आ जाते हैं शब्द पे। अब चलिए सबसे पहले तो शब्द की परिभाषा जान लेते हैं, थोड़ा सा इससे पढ़ा कर लेते हैं जो कि आपको देखने में परेशानी ना हो। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विक्षेप, रूपांतर, निर्माण आदि संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। इसी हिसाब से आप देखें तो सबसे पहले वर्ण आया, फिर उसके बाद वर्णमाला आया। वर्णमाला में कितने वर्ड थे? 52 वर्ड थे। पूरे वर्णमाला में हमारे जो हैं वो 52 वर्ड है। और जब वर्णमाला के मेल से किसका आविष्कार हुआ? शब्द का हुआ। इस हिसाब से इसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा में भेद, उपभेद, संधि, विक्षेप, रूपांतरण, निर्माण आदि संबंधित नियमों पर शब्द के अकॉर्डिंग ही विचार किया जाता है। ये इसका मतलब है कि एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड से निर्मित शब्द न, नहीं और व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि भारतीय संस्कृत में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। अब हम शब्द के भेद थोड़ा देख लेते हैं कि शब्द के कौन कौन से भेद हैं। तो शब्द के भेद जो हैं 4 प्रकार के बताए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर एंड अर्थ की दृष्टि से। सबसे पहले तो हम व्युत्पत्ति के आधार पर, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो रहा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बनावट, उत्पत्ति के आधार पर जो उसका मूल जड़ है वो माना जाता है, और व्युत्पत्ति के आधार पे मीन्स होता है बनावट। बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद या रूप तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। मतलब जिस शब्द को कोई भी तोड़ा ना जा सके, जिसका कोई भी टुकड़ा ना किया, जैसे वो रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे कल, पर अगर आप कल को तोड़ेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा आपका। ये शब्द तो रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना छोटा है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। पर को मान लीजिए, पर अगर हम पर का डेफिनेशन है तो पर को आप तोड़ के क्या पर, ये तो अलग अलग हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। यही का है, कोई अर्थ प्रकट नहीं करते। अगर इसको तोड़ देंगे तो कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा। देन आगे बात करते हैं। इनमें क, ल, प, र का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है, अतः ये निरर्थक हो जाते हैं। जब अगर इस शब्द का आप टुकड़ा कर देंगे तो ये बिल्कुल निरर्थक हो जाते हैं। अब यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द
शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे दिवालय, अब दिवालय को आप आराम से तोड़ सकते हैं। जैसे दिवालय में आप देख रहे हैं दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो देव प्लस आलय, मीन्स देव प्लस आलय को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा दिवालय। अब राजपुरुष को ऐसे ही ले लेते हैं, तो राजपुरुष में देखिए राज प्लस पुरुष, तो ये दोनों शब्द अगर मिल के क्या बन रहे हैं, राजपुरुष। अगर आप इन दोनों को तोड़ भी दे रहे हैं तो राज एक अलग शब्द हो गया और पुरुष एक अलग शब्द हो गया। इन दोनों की मीनिंग अलग अलग आप समझ सकते हैं कि राज का मीनिंग होता है कि राजपाट करना, ये सब होता है, और पुरुष का मीन्स व्यक्ति होता है। इस हिसाब से अगर राज पुरुष हो गया तो राज करने वाला पुरुष हो गया, लेकिन अगर राज को भी अलग से करें, इसकी भी मीनिंग निकल रही है, पुरुष की भी मीनिंग अलग से निकल रही है। इसी प्रकार से हिमालय को देख लेते हैं। हिम प्लस आलय, हिम मीन्स होता है बर्फ, आलय मीन्स घर, मतलब हिमालय क्या हो गया, हिमालय मीन्स हिम आलय, जहाँ पास हिम का बना हुआ घर हो, लेकिन फिलहाल तो हिमालय का मतलब यहाँ पास हिमालय से लिया गया है। फिर देवदूत की बात कर लेते हैं। देवदूत, देव द्वारा भेजा गया दूत, इसका अलग अलग मतलब अगर जो निकालेंगे तो ये है, देवदूत क्या होता है, देव के द्वारा भेजा गया दूत। ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ये सभी शब्द जिनको हम क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यौगिक शब्द कहलाते हैं। पहला तो रूट शब्द हो गया। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, जो कि रूट शब्द इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े कर दिए जाएंगे जिनका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल ही निरर्थक हो जाएगा। और यौगिक शब्द को आप, ये दो शब्दों के योग से बनते हैं, अगर इनका टुकड़ा कर भी देते हैं तो इनके टुकड़े करने पर मीनिंग इनकी अलग अलग हो जाती है, लेकिन एक एक स्पष्ट मीनिंग आपको ये प्रोवाइड करेंगे। फिर देन बात करते हैं योग रूट शब्द की। वे शब्द जो यौगिक, इसको क्लियर कर लेते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु समान अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन। अब दशानन को मान लीजिए, दशानन किसको कहा जाता है, जिसके 10 सर हो, मीन्स रावण। अब दशानन अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो रावण के बारे में कह रहा है। दशानन बोल तो रहा है लेकिन इसका मीनिंग कुछ और है। इसी प्रकार से ये अर्थ को न प्रकट कर किसी और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची आप बता सकते हैं, कमल का, सही समझे हैं, कमल का है। तो पंकज मीन्स होता है कीचड़ उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। कमल का क्या, जलज तोयज नीरज पंकज, ये कमल का क्या है, पर्यायवाची है। आप ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। फिर समान अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। अगर हम सीधे सीधे कमल बुला ले तो कमल हो गया, लेकिन अगर उसी को हम कमल को ही अगर हम पंकज कह रहे हैं, ये इसका मतलब तो यही है कि हम कमल को ही पुकार रहे हैं। अगर पंकज भी कह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम कमल को ही पुकार रहे हैं। तो कमल, पंकज शब्द क्या है, हमारा योग रूढ़ शब्द है। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। इसी प्रकार 10 आनन, मतलब 10 मुख वाला, आनन मीन्स होता है मुख। 10 आनन, 10 मुख वाला कौन है था, रावण। अगर हम किसी को दशानन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रावण, उसको हम क्या कह रहे हैं कि आप तो रावण हो, आप तो दशानन हो, आप, इसका मतलब ये है कि आप तो रावण हो। अब उत्पत्ति के आधार पर हम देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। सबसे पहले तो तत्सम को क्लियर कर लेते हैं। जो सब संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। मतलब ये शब्द जैसे जैसे संस्कृत में यूज़ होता, जैसे जैसे संस्कृत में प्रयोग होता था, वैसे ही बस इन्हीं शब्दों को हम अगर हिंदी में प्रयोग करें तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऋषि मुनि लोग पहले के नहीं, आग को अग्नि बोलते थे, जगह को क्षेत्र बोलते थे, हवा को वायु बोलते थे। हम नॉर्मल भाषा में हम लोग अगर यही कहें तो अग्नि को आग बोलेंगे, क्षेत्र को जगह बोलेंगे, वायु को हवा बोलेंगे, और रात्रि को क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं। पर ये इन सब वर्ड का वो तद्भव रूप हुआ। लेकिन अगर तत्सम शब्द बोले तो ये क्या है, जो संस्कृत के ओरिजिनल शब्द हैं उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम ये तद्भव तो ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर अग्नि का आग हो गया तो वो तद्भव हो गया, अगर क्षेत्र का जगह हो गया तो वो आपका तद्भव हो गया, अगर वायु का हवा हो गया तो वो आपका तद्भव हो गया। जैसे मान लीजिए आग हो गया अग्नि का, खेत हो गया क्षेत्र का, या फिर जगह मान लीजिए क्षेत्र भी खेत भी हो गया, रात्र हो गया रात्रि का, और सूरज का हो गया सूर्य। सूर्य क्या हम लोग क्या बोल देते हैं, सूरज भगवान निकले हुए हैं। सूरज भगवान नहीं, सूरज भगवान तो तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम जो शब्द है सूर्य है। फिर बात करते हैं देशज का। देशज वे शब्द होते हैं जो कि हमारे गली मोहल्ले यहाँ वहाँ से बोले जाते हैं।
ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ शब्द दे दिया जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है। तो देशज शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारे नगर या क्षेत्रीय क्षेत्र में जो ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलते बोलते वो प्रचलित हो गए, तो वो क्या हो गए, देशज शब्द हो गए। जैसे कि पगड़ी, ये कहीं बाहर का नहीं है, ये हम ही लोग बोलते बोलते ये पगड़ी शब्द उत्पन्न हो गया है। फिर गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि, ये सब क्या हो गए, देशज शब्द हो गए। अब थोड़े से विदेशज भी देख लेते हैं। विदेशज शब्द उन्हें कहते हैं जो कि हमारे देश में न उत्पन्न होके कहीं बाहर के वर्ड को हमने लेके अपनी डिक्शनरी में कह लें या फिर पुस्तक में कह लें मेंशन कर दिया है, वो विदेशी शब्द हो गए। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। मतलब जब विदेशियों से हमारा संपर्क हुआ, तो जब वो लोग आए तो बहुत सारे हमारे शब्द आदान प्रदान, वो भी हमारा कुछ शब्द लिए और हम भी कुछ उनका शब्द लिए। ऐसे शब्द को विदेशी या विदेशज कहे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्कूल, स्कूल ये देशज नहीं है, ये विदेशी शब्द है। अनार, आम, कैची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं। कुछ अब देख लीजिए, ये एग्जाम में आपके आते हैं कि ये किसका है, अंग्रेजी का है, फारसी का है, तुर्की का है, ऐसे शब्द है। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डाल दिया है कि आप यहाँ पास देख लीजिए कि कौन किसका है। तो ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची जिसे नीचे दी जा रही है। जैसे कि अंग्रेजी शब्द के कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें से आपका आ जाता है जैसे कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन। देखिए मशीन, सिगरेट और साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है मोस्टली। ये जो आपका साइकिल वर्ड देख रहे हैं, ये डाल देगा, पूछेगा ये कौन सा वर्ड है, विदेशी है, विदेशी में कौन सा है, तो अंग्रेजी से आया है ये वर्ड। देन आते हैं फारसी पे। फारसी में आता है अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ़, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी। आपके इस वाले टॉपिक से आपका एग्जाम में देखिएगा एक क्वेश्चन तो पक्का बनना है, इसलिए ये वाला चीज़ तो क्लियर करके जाइएगा कि कौन से देशज हैं, कौन से विदेशज हैं, कौन से तद्भव, कौन से तत्सम हैं। ये चार टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है कि आपको देखने को मिलेगा। तो फिर उसके बाद आता है अरबी। हमने फ़ारसी अभी तक देख लिया कि कौन कौन से, बात करते हैं अरबी की। तो औलाद, अमीर, अरबी नाम से ही आप देख रहे हैं कि जो औलाद देख लीजिए, अरबी लैंग्वेज सुन के लग रहा है कि अरबी है। अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये सब क्या हैं, अरबी शब्द हैं। ये सब आपको थोड़े से रटने पड़ेंगे। वैसे बोलने पे इनके आवाज़ से लग जाता है, प्रोनाउंसिएशन से कुछ चीज़ें आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन कुछ तो आपको रटना पड़ेगा। और तुर्की, आपके जितने भी औजार के हैं, वो आप जान लीजिए जितने भी औजार हैं वो लगभग ये शब्द आए हैं कहाँ से आए हैं, तुर्की से ही आए हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दरोगा, कारतूस, ये सब देख रहे हैं, तो आप बेहिचक तुर्की निशान लगा दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। हाँ, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 100 में से 80% आपका अगर ये कुछ औजार का रहा, वो तुर्की ही रहता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली, अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि। ये शब्द जो कहाँ से आए हैं, तुर्की से आए हैं। और थोड़े से फ्रांसीसी शब्द भी देख लेते हैं, थोड़े थोड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो देखिए अंग्रेजी, तुर्की और फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी देखिए पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। अब देखिए चीनी भाषा तो आया था तूफान, आप तो टुंग टांग तिंग ये कौन करते हैं, चीनी करते हैं, तो इससे तो आप तूफान, लीची, चाय, ये सबसे तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि चीनी। अब बात करते हैं यूनानी की। यूनानी से हमारे शब्द कौन कौन से आए हैं, टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा आदि। जापानी की बात करें तो रिक्शा। डच का बात करें तो बम। बम कहाँ से आया है, हमारे डच आए थे, वहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, बम की। और जापानी का रिक्शा। और भी शब्द है, मतलब इंपॉर्टेंट ये जो रिक्शा आया एग्जाम में आया हुआ है, वही शब्द मैंने ऐड किया है जो कि एग्जाम में आपके आया हुआ है, कि आप इस पीडीएफ से आपके क्वेश्चन फंस जाएं। बस इस पीडीएफ को बनाने का यही मध्यम मेरा रहता है कि आपका इसमें से क्वेश्चन फंस जाए, इसलिए ऐसा वीडियो मैं बनाती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि आपके एग्जाम KVS एग्जाम में आ जाए। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद देख लेते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद है, हम मोस्टली 20 मिनट की क्लास करेंगे, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा क्लास की हो जाती है तो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है अभी मोबाइल से। सबसे पहले तो देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं।
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। चलिए इन सब का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये प्रयोग के आधार पर जो शब्द के कितने भेद हुए हैं, 8 भेद हैं। तो इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक बार ये जानना जरूरी है। इन उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द हम देखते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। इनको जो ये 8 है, इनको 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द सबसे पहले हम देख लेते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे एक विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ता को हम कुत्ता भी कह लिए, कुत्ते भी कह लिए, कुत्तों भी कह लिए, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, 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 अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। ये क्या, अच्छा खाता भी है, अच्छा खाते भी हैं, खाती भी है। ये क्या है, ये चेंज होता रहता है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। देन अविकारी शब्द की बात कर लेते हैं। जो चेंज होते रहते हैं वो विकारी शब्द हैं। जिन शब्दों के रूप में एक कमी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे यहाँ, आप यहाँ का यहीं नहीं बोल सकते, यहों नहीं बोल सकते, यहाँ का आप यहीं ही बोल सकते हैं। किंतु, किंतु का आप केंते, कुंती, कींती नहीं बोल सकते, किंतु का किंतु ही बोलेंगे। किंत, नित्य। और का आप और का आप एर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ये परिवर्तित नहीं होते। मतलब विकारी वो हैं जो कि परिवर्तित हो जाते हैं। हम कुत्ता को कुत्ता भी बोल देते हैं, कुत्तों भी बोल देते हैं, कुत्ते भी बोल देते हैं। लेकिन और को और ओ एर नहीं बोल सकते, और को और ही बोल सकते। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हे, अरे आदि। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक आदि हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद हम देख लेते हैं थोड़े से। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक और निरर्थक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहले तो सार्थक वर्ड हम देख लेते हैं। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब एक बार निरर्थक देख लीजिए। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे सब निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, ओटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा। इनमें क्या है, अब आप अगर रोटी भी बोल देते तो भी वो काम चल जाता। रोटी क्या है, एक सार्थक शब्द है। अगर रोटी में ओटी जोड़ दो तो क्या है, निरर्थक हो गया। तो रोटी ओटी एक प्रकार का निरर्थक शब्द हो गया। और पानी, वानी, पानी अगर बस आप पानी बोलते तो ये सार्थक शब्द है कि हाँ इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, भैया पानी दे दो। लेकिन अगर पानी वानी दे दो, अब सब ऐसे ही नॉर्मली फ्लो में सब बोल देते हैं भैया पानी वानी है कि नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है। लेकिन आजकल बोले जा रहे हैं डंडा, वंडा। इनमें ओटी, वानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्दों पर निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। ये नॉर्मली ऐसे ही फ्लो में लोग आज के समय में बोलने लगे हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा पद परिचय क्या होता है, जिससे आपका एक क्वेश्चन तो फंसना जरूरी है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ा, फिर वर्ण के बाद वर्णमाला पे आए, वर्णमाला के बाद हम शब्द पे आए, शब्द के बाद आते हैं हम पद पे। अब पद की बात करते हैं। शब्द से क्रिएट होता है पद, मतलब तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक आदि अनेक शब्द होते हैं। पद परिचय में यह बताना होता है कि इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग हुआ है। अब क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा इसमें कौन सा लिंग है, इसमें कौन सा वचन प्रयोग हुआ है, ये कौन सा कारक है, और इसकी विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, ये सब पूछ लिया जाएगा। अगर आपको ये पद नहीं पता रहेगा तो आपको ये नहीं आंसर टिक कर पाएंगे एग्जाम में, जबकि इससे आपको 2-4 क्वेश्चन हिंदी में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जरूर ध्यान से सुन लीजिए प्लीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के अभी हम इसको डिटेल में बताएंगे, बस यहाँ पास शॉर्ट में आपको थोड़ा सा ऐड किए। अब इसको पूरा डिटेल में संज्ञा क्या होता है, लिंग क्या होता है, कितने प्रकार के लिंग होते हैं, वचन क्या होता है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, सब आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा हम शॉर्ट में ऐड किए हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक, और भी भेद होते हैं, हम डिटेल में आपको बताएंगे। यहाँ शॉर्ट में ऐड किए हैं। तो लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, 3 लिंग होते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, कारक तथा क्रिया का साथ संबंध, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, विशेष, क्रिया, वाक्य, लास्ट में आता है अवयव।
अवयव का भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसका निर्देश समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक तथा उसका संबंध निर्देश आदि बताना होगा। अवयव का कार्य ये होता है। नेक्स्ट हम आते हैं देन ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और संज्ञा सर्वनाम इन सब की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। संज्ञा, लिंग, सर्वनाम सबका डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी है, 20 मिनट की हो गई है, तो आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन आई होप आपने इंजॉय किया होगा। और वीडियो पे अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपना एक थंब दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो कि उनको पता चले कि इस चैनल पे फ्री में बिल्कुल वीडियो आपकी केवीएस की क्लास स्टार्ट हुई है, कॉमन पेपर की, चाहे पीआरटी की, चाहे टीएचटी की हो, चाहे पीएचडी की हो, स्टार्ट हुई, जो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएगी एंड तक। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विजिट अगेन, बाय बाय।